प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और जरूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं और आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। बहुत उपयोगी वीडियो, बहुप्रतीक्षित वीडियो है। बहुत सारे मित्रों ने कहा था कि सर उपन्यास पर वीडियो लाइए, यूजीसी नेट में जो उपन्यास लगा है उस पर वीडियो लाइए, जीडीसी में जो उपन्यास लगा है उस पर वीडियो लाइए, जीआईसी में, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में कहीं भी इस उपन्यास से प्रश्न पूछा जाता है। या हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाओं की परंपरा है और उपन्यासों की जो परंपरा है उसमें ये कहें कि सदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहें अगर इसे, तो यह जो है कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे उपन्यास की जिसके कथ्य के केंद्र में है गाय। सुनकर अजीब नहीं लगता कि गाय कैसे किसी उपन्यास के कथ्य के केंद्र में हो सकती है। उस उपन्यास के जो हिंदी उपन्यास परंपरा और आगे आने वाले लेखकों के लिए मील का पत्थर हो, मानक हो और खुद के लिखे को पुष्ट करने का प्रमाण हो। जी हां, यह उपन्यास है जिसके केंद्र में है गाय। गाय को पालने की लालसा रखने वाला होरी है इसका नायक, जिसके विराट विरोधों और सामंजस्य को जिसने अपने अंदर जब्त कर लिया है, जिसके लिए गाय बड़ी चीज है, मर्जाद की बड़ी बात है और दुनिया समाज के लिए भी वो क्या है, बड़ी चीज है। यूं तो होरी कई जगह पर अतिशय व्यवहार कुशल और नीति निपुण दिखता है, पर क्या वह वाकई है? साइकिल के दो पहियों की मानिंद पत्नी धनिया जो कभी साइकिल को संतुलित करती है तो कभी होरी के अनुसार साइकिल संभालने में उसका सहयोग नहीं करती है। मुंशी प्रेमचंद तब बड़े कथाकार हो जाते हैं जब उनके पात्र एक साथ विरोध और संतुलन को साधने की कोशिश करते हैं। गोया जिंदगी भी तो ऐसे ही चलती है। होरी धनिया के व्यस्त ग्रामीण जीवन में उसका पुत्र गोबर है। गोबर पुत्र है, युवा है, अकुशल है, आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधि है, जो खुली आंखों से बदलते हुए, दौड़ते हुए और मूल्यों की सरपट सड़क पर तेज रफ्तार में चल रहे लोगों को देख रहा है और उसके हिसाब से अपनी राय बना रहा है। क्या एक कथाकार इतना अपनी लेखनी के माध्यम से जिंदा, सक्षम और साहसी हो कि कुछ लिख दे और फिल्म की मानिंद पाठक की आंख के सामने रील सी चल जाए? जी हां, हिंदी के साहित्याकाश में ऐसे अनेक रत्न सरीखे साहित्यकार हैं जिनमें मुंशी प्रेमचंद भी एक हैं और जिन्होंने लिखा है गोदान। आज हम बात करने वाले हैं उनके उपन्यास गोदान पर। गोदान के प्रमुख पात्रों की अगर बात की जाए तो इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं होरी और धनिया, जिन्हें हम नायक और नायिका कह सकते हैं उपन्यास के। सोना, मथुरा, रूपा, राम सेवक, हीरा। हीरा जो है या होरी का भाई है। पुनिया, शोभा, गोबर, झुनिया। झुनिया होरी और धनिया की बहू तथा गोबर की पत्नी है। मेहता, मालती, खन्ना, राय साहब, खुर्शेद, ये पात्र जो आपको दिखाई दे रहे हैं यह जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सामाजिक रूप से संपन्न तबका है और यह भी उपन्यास में साथ साथ समांतर कथा के रूप में चलता है। दातादीन, मातादीन उपन्यास में यह जो है समाज के उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिलिया भी इसमें एक महत्वपूर्ण पात्र है। होरी बेलारी में रहता है। राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में रहते हैं। दोनों गांवों के बीच 5 मील का अंतर है। होरी की इच्छा पछाई गाय लेने की है। होरी भोला ग्वाला से गाय खरीदता है। होरी के पास 5 बीघे जमीन है। मालती और मेहता लखनऊ में रहते हैं। ये सामान्य जानकारी है। पंडित दातादीन के पुत्र का नाम मातादीन है। जिन लोगों ने उपन्यास पढ़ा है उन मित्रों को बखूबी पता होगा इन पात्रों के बारे में, लेकिन हमारे जिन मित्रों ने इस उपन्यास को नहीं पढ़ा है उनको हमारी कोशिश है कि बहुत सरल रूप में आज हम गोदान को इस प्रकार समझा दें कि आपको, यदि आपने उपन्यास नहीं भी पढ़ा है तो परीक्षा में 100% प्रश्नों को आप सही कर पाएं। गोदान में 2 समांतर कथाएं चलती हैं। एक कथा ग्रामीण कथा है जिसमें प्रमुख पात्र के रूप में होरी और धनिया हैं
और दूसरी कथा नगर की कथा चलती है, जिसके प्रमुख पात्रों के रूप में मेहता, मालती, राय साहब, खन्ना, खुर्शेद ये लोग हैं। प्रेमचंद का सबसे विख्यात और अंतिम उपन्यास कहा जाता है गोदान। गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। जी हाँ, इसके बाद इन्होंने मंगलसूत्र लिखा था, जो कि अपूर्ण है, आप सबको पता है, कई बार इस पर बात हो चुकी है। गोदान की कथावस्तु के केंद्र में कौन है? कृषक जीवन की समस्या इसके केंद्र में है। होरी जो है वो पूर्णतः किसान है, निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है होरी। कृषकों की आर्थिक समस्या, जी हां, कृषक जीवन में अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, कृषि प्रधान देश है, फिर भी कृषकों में आर्थिक समस्या आपको आज भी देखने को मिलती है। जी हां, और जहां अर्थ की समस्या होगी वहां महाजनों की भूमिका स्वतः ही बन जाती है। महाजनी सभ्यता के विरोध और महाजनी सभ्यता से उपजे जो दर्द हैं, जो समस्याएं हैं, उनका चित्रण किया है गोदान में मुंशी प्रेमचंद ने। वर्ग वैषम्य के रूप में दातादीन और मातादीन नाम के पात्रों को देखा जा सकता है, जो समाज में फूट डालने का या विभेद उत्पन्न करने का काम जातीय रूप से या सामाजिक रूप से किया करते हैं। तो इस प्रकार ये गोदान में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजों को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। गोदान एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास है। राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास से आशय क्या है? एक ऐसा उपन्यास है गोदान जो उपन्यास की परंपरा का न केवल हिंदी में बल्कि संपूर्ण भारत में प्रतिनिधित्व करता है। जी हां, कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और इसकी कहानी को लेकर के लगभग भाषाओं में चर्चा की जाती रही है। उपन्यास में शोषण व अन्याय के विरुद्ध उभरती नई पीढ़ी के विद्रोह और असंतोष का प्रतीक गोबर के रूप में मुंशी प्रेमचंद ने दिखाया है। गोदान उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास है, जी हां, न कि आदर्शवादी। इसको लेकर के आलोचकों के बीच में मत वैभिन्न है। जी हां, वादे वादे तत्व जायते कहा जाता है। जितनी भी हम बातचीत करेंगे उससे जो है हम कहीं ना कहीं नए मोती की तलाश कर रहे होते हैं। इस पर भी बात हुई है कि गोदान यथार्थवादी उपन्यास है या आदर्शवादी उपन्यास है। जी हां, मुंशी प्रेमचंद 1936 तक आते आते प्रगतिशील लेखक संघ से संबद्ध हो गए थे। प्रगतिशील लेखक संघ की जो सैद्धांतिक आधार है, जो विचारधारा है, वह यथार्थवाद से संबंध रखती है। और ऐसे में यह जो उपन्यास है, इसकी जो कथा है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि अपनी बुनावट में वह यथार्थवादी उपन्यास है। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, गांधीवाद का यथा अवसर चित्रण किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि यह पूर्णतः मार्क्सवादी उपन्यास है, ऐसा भी नहीं है कि यह पूर्णतः गांधीवादी उपन्यास है या प्रगतिवादी उपन्यास है। यहां कहा गया है कि यथा अवसर जैसी जिस चीज की जरूरत लगी है उस हिसाब से चित्रण करके एक पूर्ण उपन्यास की कल्पना की गई है। गोदान का अंग्रेजी ड्राफ्ट 3 पन्नों में मिलता है। जी हाँ, प्रथम पृष्ठ इसका गायब है, लेकिन जो इसकी कथा है सूत्र रूप में, उसका खाका इस ड्राफ्ट में खींचा गया है कमल किशोर गोयन का, जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद पर और गोदान पर सबसे प्रामाणिक काम हिंदी में किया है। उन्होंने इसके बारे में बात की है। जी हाँ, सूत्र रूप में कथा का खाका खींचा गया है। गोदान उपन्यास का अधिकतम हिस्सा उसी खाका से मिलती जुलती कथा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा भिन्न है। जी हाँ, आगे देखते हैं। ग्रामीण और शहरी कथा के माध्यम से तत्कालीन औपनिवेशिक, जी हाँ, उस समय जब ये कथा लिखी जा रही थी तो अंग्रेजों का शासन था 1936। औपनिवेशिक शासन, पूंजीवादी सामंती और महाजनी शोषण की तस्वीर पेश करना मुंशी प्रेमचंद का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। समकालीन समाज की व्यवस्था, अंधविश्वासी प्रवृत्तियों का बखूबी चित्रण किया गया इस उपन्यास में। चरित्रों की प्रकृति के अनुकूल जीवंत भाषा का प्रयोग किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन इसकी कथा क्या है? वह जो है, हमारे जिन मित्रों ने गोदान उपन्यास नहीं पढ़ा है उनको हम संक्षेप में इसकी कथा सुनाते हैं। यूं तो कथा की रचना इस प्रकार से हुई है कि बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें छूट जाने की संक्षेप में संभावना रहती है, लेकिन जो इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं उन पर हम आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। कथा संक्षेप में यूं चलती है। गोदान उपन्यास में उस समय का चित्रण है जब भारत में जमींदारी प्रथा थी। होरी की अंतिम अभिलाषा एक गाय पाल लेने की है।
यह होरी के लिए सजीव संपत्ति है और प्रतिष्ठा मर्यादा की सूचक भी है। जी हाँ, होरी एक किसान है, निम्न मध्यम वर्ग का उसका जीवन है और ऐसे में होरी के लिए गाय एक जो है बहुत बड़ी संपत्ति और प्रतिष्ठा के सूचक के रूप में है। होरी की कथा सनई सनई आगे बढ़ती है और होरी की मुलाकात होती है विदुर भोला से। अगर आप उपन्यास पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक पात्र है भोला, जिसकी पत्नी मर चुकी है और वह विदुर है। जी हाँ, शादी करना चाहता है और भोला जब जो है राय साहब के यहाँ दशहरे के जो है त्योहार के उपलक्ष्य में उनसे मिलने जा रहा होता है, उसी समय रास्ते में उसकी मुलाकात किससे होती है? भोला से होती है। दोनों बैठते हैं, दोनों के बीच बातचीत होती है। भोला जो है भोला को होरी सांत्वना देता है कि ठीक है, आपकी पत्नी की मृत्यु के बाद भी जो है आपके जीवन में अन्य प्रकार से जो है आपकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हम जो है किसी रिश्ते की बात करता है होरी, और इससे भोला क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है। होरी भी अपनी बात कहता है, अपने मन की बात कहता है और जो है गाय पालने की इच्छा प्रकट करता है और जैसे तैसे बात बन जाती है। जैसे तैसे बात क्यों बनती है? भोला जो है वो प्रसन्न है और वह कहता है, वो ग्वाला है और कहता है कि आप जो है हमारी गायें लेकर के जाएं। लेकिन होरी को पता है कि वह एक किसान है, उसके पास आर्थिक पूंजी नहीं है, ऐसे में वह भोला की गायों को लेने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन दोनों के बीच बातचीत होती है और भोला से होरी गाय 80 रुपए में उधार में ले लेता है। होरी का जो भाई है हीरा, उसको ये बात पचती नहीं है और ईर्ष्यावश वह गाय को जहर दे देता है। जहर गाय को क्या दिया जाता है? होरी पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। गाय के कारण ही गोबर और भोला की विधवा पुत्री झुनिया का प्रेम हुआ था। जी हाँ, गोबर जो है भोला के यहाँ गाय लेने जाता है और उस समय उसकी मुलाकात किससे होती है? भोला की जो पुत्री है झुनिया से उसकी मुलाकात होती है। आप अगर गोदान उपन्यास पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे बड़े रोचक प्रसंगों में गोबर और झुनिया के बीच जो है वो संवाद मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सहज रूप में चित्रित किया है। जी हाँ, और जब दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होता है, दोनों की मुलाकातें होती रहती हैं, ऐसे में शादी से पहले ही गोबर को क्या होता है, जो है गोबर की पत्नी जो झुनिया है उसे एक लड़का भी हो जाता है। बिरादरी में ऐसे पाप के लिए गांव की पंचायत ने होरी पर 100 रुपए नगद और 30 मन अनाज का क्या किया? डांड लगाया। जी हाँ, डांड से आशय जुर्माना से है। जी हाँ, 30 मन अनाज और 100 रुपए का जुर्माना होरी के ऊपर लगाया जाता है। झुनिया को गांव छोड़ करके लोक लाज के भय से गोबर लखनऊ चला जाता है और होरी को बलि का बकरा बना दिया जाता है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि गोबर जो है वो गांव छोड़कर भाग गया तो इससे जो है होरी की मुश्किलें कम हो जाती हैं, बल्कि होरी की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। कथा प्रसंग अगर आप देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि गाय की जो मृत्यु होती है उसमें मुख्य किरदार के रूप में होरी का भाई जो है वो हीरा होता है, वही गाय को जहर देता है। लेकिन यह बात जो है अपने भाई को बचाने के लिए होरी जो है वो पुलिस जब आती है तो उससे नहीं कहता है और इसके लिए पुलिस को रिश्वत देनी पड़ती है। पुलिस को रिश्वत देने के लिए होरी कर्ज लेता है। हीरा के परिवार का पालन पोषण भी होरी को करना पड़ता है और भोला की जो खरी खोटी है, चूंकि वो झुनिया को गोबर ले आता है, इससे भोला की भी क्या है सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है। होरी को जो है भोला कई बार खरी खोटी भी सुनाता है। अब ये पूरी घटना है, इसके साथ कई सारे कथा प्रसंग और हैं, समय समय पर हम उनकी बात करते रहेंगे। किसान से मजदूर बना होरी अंत में विकट मेहनत के चलते एक दिन मरणासन स्थिति में घर लाया जाता है। जी हाँ, काम करते करते होरी जो एक दिन सड़क पर गिर जाता है, वह अचेत हो जाता है और ऐसी स्थिति में उसे घर लाया जाता है। धर्म के ठेकेदार, माता दीन, दाता दीन, इस प्रकार के जो लोग हैं धनिया से अपेक्षा करते हैं कि यह होरी का अंतिम समय है, इनका परलोक तभी सुधरेगा जब इससे गोदान करा दिया जाएगा। जी हाँ, जिस गाय को रखने की अभिलाषा होरी जीते जी पूरा नहीं कर सका, उस गाय को उससे दान के रूप में मांगा जा रहा था। सामाजिक बेडंबना, त्रासदी का जीता जागता उदाहरण जब धनिया रोती बिलखती हुई घर में रखे 20 आने ब्राह्मण के पवित्र हाथों में रखते हुए कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं और यही इनका गोदान है।
ये जो है इस गोदान के उपन्यास की अंतिम पंक्ति है। आप इस पंक्ति को देखिए, हृदय विदारक पंक्ति है, कितनी जो है संवेदनापूर्ण पंक्ति है, और संपूर्ण उपन्यास को जो है ये आपके सामने खोल करके रख देती है। जी हाँ, गाय की एक जो है गाय को लेकर के गोदान जिसकी रचना की गई है उसमें किस प्रकार जो है भिन्न भिन्न प्रकार से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषमता का चित्रण किया है मुंशी प्रेमचंद ने। गोदान का शिल्प अगर आप देखते हैं तो हम यूं कह सकते हैं कि गोदान का शिल्प कथ्य का बाई प्रोडक्ट है। कथा ही इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि जब कथा चलती है तो बरबस ही जो है शिल्प का निर्माण अपने आप होता जाता है। शिल्प के लिए कहीं भी मुंशी प्रेमचंद जैसे सशक्त साहित्यकार को सचेत रहने की जरूरत नहीं पड़ी है। बतरस का आनंद, जी हाँ, देशज शब्दों का प्रयोग, तद्भव तत्सम, अंग्रेजी उर्दू के शब्दों की भरमार, अद्भुत वर्णन शैली, कथा की चलती रील। जी हाँ, अगर गोदान की कहानी आप पढ़ते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि कथा अपने आप में इतनी सशक्त है, लिखावट इतनी अच्छी है कि कथा आपके सामने फिल्म की तरह चलती हुई प्रतीत होती है। आप कोशिश ये करते हैं कि अगर एक बार में आपने गोदान की पुस्तक उठाई है, उपन्यास उठाया है, तो उसको पूरा खत्म कर जाएं। पात्र परिचय ऐसा है कि सभी पात्र जो है सहज और जीवंत हो उठते हैं। तो इस प्रकार ये गोदान की कथा रही। महत्वपूर्ण कथा को हमने सार रूप में आपके सामने रखा है। यदि आप कहेंगे तो हम जो है धीरे धीरे करके इस उपन्यास के पार्ट बना करके उनमें कथा को आपको इस प्रकार से समझाते चलेंगे। कथन ऐसे जो गोदान की उपादेयता और प्रासंगिकता की बानगी बनते हैं। परीक्षा में आपसे कथन बहुत पूछे जाते हैं और जिन मित्रों ने उपन्यास नहीं पढ़ा होता है उनके लिए इन कथनों को पता कर पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में हमारी कोशिश ये है कि पहले पृष्ठ से लेकर के अंतिम पृष्ठ तक गोदान के जो भी महत्वपूर्ण कथन हैं, जो पात्रों के द्वारा कहे गए हैं, या कई जगह पर ऐसे कथन भी आपको मिलेंगे जहां कोई पात्र ना कह करके बल्कि मुंशी प्रेमचंद जी स्वयं अपना मंतव्य व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे संपूर्ण कथनों को जो परीक्षा के लिहाज से उपयोगी हो सकते हैं उनको हमने आपके लिए चुन चुन कर निकाल कर लाने की कोशिश की है। तो आइए ऐसे कथनों को हम देखते हैं। पहला कथन जो आपको मिलेगा, पहले पृष्ठ पर मिलेगा, वो क्या है? जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में कुशल है। होरी का यह संवाद है, किससे कहा जा रहा है? धनिया से कहा जा रहा है। जी हाँ, जब धनिया जो है होरी की बात नहीं मानती है या प्रत्युत्तर में होरी से बात करती है और वो राय साहब के यहाँ जा रहा होता है, उसे रोकती है, तो ऐसे में जो है वह इस बात को कहता है कि जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। जी हाँ, मर्द साठे पर पाठे होते हैं, ऐसी बात ये कहावत है और कहावतों का प्रयोग भी आपको गोदान में देखने को मिलेगा। आगे एक कथन देखते हैं जिसमें कहा गया है कि काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। यथार्थ ज्ञान एवं व्यवहारिक बुद्धि का चित्रण आपको गोदान में जगह जगह देखने को मिलेगा। संपत्ति और सहृदयता का वैर है। जी हाँ, राय साहब के यहाँ होरी पहुंचता है, उसे माली बनना है राय साहब के यहाँ दशहरे के प्रोग्राम में, और ऐसे में होरी से निजी संवाद करते हैं राय साहब और अपने मन की बातें वे कहते हैं। जी हाँ, संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम दान भी देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है और विशुद्ध अहंकार। जी हाँ, राय साहब ये बात कहते हैं किससे? होरी से, गोदान में। आगे देखते हैं, गरीबों में अगर ईर्ष्या और बैर है। जी हाँ, यह भी राय साहब का ही कथन है। गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए, पेट के लिए। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता, कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। जी हाँ, आप अगर इस प्रकार के कथनों को देखेंगे तो आप यह पता कर पाएंगे कि जो समाज का निम्न मध्यम वर्ग है, जो समाज का मध्य वर्ग है, या जो समाज का उच्च वर्ग है, उसको लेकर के
किस प्रकार जो है क्लासिफाइड किया है, उनमें जो है जो वर्चू को लेकर के, उनमें गुणों को लेकर के जो अंतर है उसको किस प्रकार से, मूल्यों का जो अंतर है उसको किस प्रकार से गोदान में मुंशी प्रेमचंद ने चिन्हित किया है। यह बात आप जो है इस प्रकार के कथनों को देख करके जान सकते हैं। जी हाँ, लक्षण कह रहे हैं, कथन है, लक्षण कह रहे हैं, बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिटने वाली है, मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूं। ये क्यों कह रहे हैं राय साहब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमींदारी प्रथा जो है वो पूरी तरीके से अब समाप्त होने की कगार पर है, लेकिन जो उसके तामझाम है, जो उसका बोझ है, जो उसके आडंबर हैं, उसके तले राय साहब जैसे लोगों की हस्ती क्या है या उसको मेंटेन रखना उनके लिए कठिन होता जा रहा है। ऐसे में वो अपने मन की बात कहते हैं कि हस्ती तो हमारी मिटने वाली है और इसीलिए मैं जो है स्वागत को तैयार बैठा हूं। एक कथन देखते हैं जो होरी ने गोबर से कही है। जी हां, और इस कथन में जब होरी जो है वो राय साहब या जो बड़े लोग हैं उनके यहां जाने पर जो है अपने पिता को मना करता है और जो है उनसे तमाम तरीके के प्रतिवाद करता है, और तब होरी क्या कहता है, यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं, हमने कुछ नहीं संचा तो क्या भोगे। ये किसने कहा, ये कहा है होरी ने। जबकि गोबर क्या कहता है, गोबर की भी बात पीढ़ीगत अंतर और पीढ़ीगत अंतराल से उत्पन्न जो मत वैभिन्न है उसको भी गोदान में मुंशी प्रेमचंद ने दिखाया है। यह सब मन को समझाने की बातें हैं, भगवान सबको बराबर बनाते हैं, यहां जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। जी हां, यह बात किसने कही है, यह बात कही है गोबर ने। तो इस प्रकार के आपको अनेकानेक कथन जो है गोदान में मिल जाएंगे, और ये कथन परीक्षा में कब और कहां से पूछ लिए जाएंगे यह आपको ना तो कोई YouTube चैनल बताता है, ना ही किसी पुस्तक में आपको लिखा मिलता है। हां, अगर आप गोदान पढ़ते हैं, आप अपने नोट्स बनाते हैं, तो आप इन चीजों को जरूर जान सकते हैं। आपकी आसानी के लिए, आपकी सुविधा के लिए ऐसे अनेक उपन्यासों पर हाईटेक हिंदी इस प्रकार के वीडियो लेकर के आता रहेगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि हम आपके लिए नए वीडियो ला सकें। गोदान पर यह जो वीडियो है ये समान रूप से परीक्षा में लाभकारी है। जी हाँ, ये यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है, केवीएस एनवीएस में भी पूछा जाता है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में भी पूछा जाता है। तो इसलिए जो है यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें। जी हाँ, ये जो घटना है, हम पहले आपको घटना बता देते हैं कि इस घटना का, इस कथन का संबंध किस घटना से है। जी हाँ, यह घटना उस समय की है जब जो है होरी हीरा को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलता है। उस समय यह कथन है कि व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती है। जी हाँ, आगे लिखते हैं, आगे का कथन है गोदान में कि गौ उसके लिए केवल श्रद्धा, भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति थी। वह उसे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। जी हाँ, ओंकारनाथ और राय साहब का संवाद है। जैसे जैसे घटना प्रसंग आगे बढ़ता है, जैसे जैसे सनई सनई कथा आगे बढ़ती है, वैसे ही वैसे महत्वपूर्ण कथन निकल करके सामने आते हैं। ये वे कथन है जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए या समाज और अर्थ के रूप में जो परिवर्तन चाहते हैं मुंशी प्रेमचंद, वह उन्होंने गोदान के माध्यम से सबके सामने रखा है। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के लिए सर्वनाश का कारण होगा। अब जब ऐसे कथन लिख दिए गए हैं, तब कई बार जो है कुछ आलोचक या जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो मुंशी प्रेमचंद को या गोदान को सीमित करना चाहते हैं, और ऐसे ही कथनों को देख करके वे लोग क्या कहते हैं कि गोदान जो है एक आदर्शवादी उपन्यास है। तो सुनिए, जी हाँ, मिस्टर मेहता के बारे में मालती का क्या कथन है, यहां देखिए तो सुनिए। फिलासफर हमेशा मुर्दा दिल होते हैं, जब देखिए अपने विचारों में मगन बैठे हैं, आपकी तरफ ताकेंगे मगर आपको देखेंगे नहीं, आप उनसे बातें किए जाएं कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे शून्य में उड़ रहे हों। ये बात जो है मेहता के लिए किसने कहा है, मालती ने कहा है।
आगे कथन देखते हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे। अब ये देखिए, इस प्रकार के जो कथन हैं, यहां किसी का नाम आप नहीं ले सकते हैं। आप यूं कह लें कि मुंशी प्रेमचंद खुद बोल रहे हों। जी हां, गोदान के माध्यम से उन्होंने अपने मन की बात कही है, या आप जो संदेश देना चाहते थे उन्होंने उस संदेश को दिया है। क्या कहा है कि मैं इसे स्वीकार करता हूं कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पिसे और खपे कभी सुखद नहीं हो सकते। हम अपने असामियों को लूटने को मजबूर हैं। जी हां, ये जो सामंत वर्ग है उसके माध्यम से जो है उन्होंने ये बात कहलवाई है। लेकिन सामंत वर्ग जो है वह शिक्षित है। सामंत वर्ग के सामने सामंती जो किले हैं वो धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। पूरी तरीके से जो परिस्थितियां हैं वह बदल रही हैं। ऐसे में ये जो सामंत हैं उनके माध्यम से उन्होंने यथार्थ सत्य को प्रकट करने का, जो मानवीय संवेदना है उसको प्रकट करने का प्रयास किया है। गोदान का जो होरी है वह क्या स्वीकार करता है? जैसे आपने सामंतों की स्वीकार सुने हैं, वैसे होरी क्या स्वीकार करता है? वह कहता है कि हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। अब इस प्रकार के कथन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे और इनके उत्तर आपको देने पड़ेंगे। जी हां, आलोचकों ने अपनी राय गोदान पर रखी है। इस पर हम एक वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं जिसमें जो सभी महत्वपूर्ण आलोचक हैं उन सब ने गोदान पर अपनी बात की है। हिंदी साहित्य में कुछ साहित्यकार ऐसे हैं, कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिन पर आपको बरबस ही बात करना पड़ेगा, जैसे रामचरितमानस। जी हां, जैसे पद्मावत। इस प्रकार के जो पृथ्वीराज रासो, इस प्रकार के जो ग्रंथ है, जैसे गोदान, मैला आंचल। जी हां, इस प्रकार के जो की रचनाएं हैं उन पर लगभग आलोचकों ने बात की है और परीक्षा में वहां से प्रश्न बनते हैं। हमारी कोशिश ये है कि अगला वीडियो जो हम आपके लिए लेकर के आएंगे उसमें हम जो सभी महत्वपूर्ण आलोचक हैं उन्होंने गोदान पर क्या कहा है उस पर हम बात करेंगे। हम बात करते हैं आज इंद्रनाथ मदान ने क्या लिखा है गोदान के बारे में। जी हां, इंद्रनाथ मदान महत्वपूर्ण आलोचक हैं और वे लिखते हैं कि प्रेमचंद पहले ऐसे भारतीय लेखक हैं जिन्होंने गहराई से किसानों के जीवन का अध्ययन किया हो, जिन्होंने उसे सजीव कल्पना और अद्भुत कौशल के साथ चित्रित किया हो। उनका यह कार्य हिंदी कथा साहित्य में बेजोड़ है। गोदान किसान के जीवन का काल्पनिक प्रतिनिधित्व करता है और अत्याचारी सरकार के साथ उसने जो मोर्चा लिया है उसका जीता जागता स्वरूप प्रस्तुत करता है। ये बात कहते हैं इंद्रनाथ मदान जी। और इंद्रनाथ मदान आगे भी लिखते हैं। जी हां, क्या लिखते हैं? होरी ऋण के बोझ से बुरी तरह दबा हुआ है। जीविका चलाने के लिए वह 3 साहूकारों से रुपया उधार लेने को विवश हो जाता है। ऋण दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। ऋण चुकाने और मितव्ययिता से दिन काटने के लिए वह अपनी शक्ति से अधिक काम करता है। बहुत दिनों तक अधभूखा रहने के बाद वह एक दिन सड़क पर गिर पड़ता है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। बावजूद इसके क्रूरता तब होती है जब रुपया मांगने वाले उसके घर आ धमकते हैं। उसकी पत्नी धनिया रोती बिलखती हुई कहती है कि घर में 20 आने ब्राह्मण के हाथों पर रखती हुई कहती है कि महाराज, न घर में गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। जी हां, गोदान उपन्यास को लेकर के जो महत्वपूर्ण और जरूरी बातें हो सकती थी, जो कथा सार हो सकता था, जो महत्वपूर्ण कथन हो सकते थे, उनको हमने लाने का प्रयास किया है। हालांकि ढेर सारे कथन गोदान से संबंधित अभी बचे हुए हैं। आप कमेंट करिएगा, अपनी बात रखिएगा। आपको गोदान से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं या जिस भी प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं, आप कमेंट करके हमें लिखिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है इस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा। और एक बात और कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक, ज्यादा से ज्यादा समूहों में आप शेयर करिएगा ताकि हम आपके लिए दूसरा वीडियो बहुत जल्दी ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।